Dear students, I am very happy to introduce you with Sanchita Sharma, UPPSC topper, first rank in 2020, and in the same year she qualified IFOS examination, and currently she is serving as Indian Forest Officer trainee at Lavasana, and she allotted वेस्ट बंगाल कैडर। संजीता शर्मा एक स्टूडेंट से ज़्यादा मैं इनको जानता हूँ। ए लेडी विथ वेरी स्ट्रॉन्ग विल पावर, इनका विल पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। सफलता सब देखते हैं, बट हमने इनका असफलता भी देखा है। और असफल होने के बाद जनरली ऐसा होता है, जनरली कभी कभी हमारे साथ भी होता है, ऐसा 8-10 साल से नहीं हो रहा है क्योंकि केमिस्ट्री के स्टूडेंट काफ़ी अच्छे कर रहे हैं, बट कभी कभी जब हमारे भी स्टूडेंट कम स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं तो हमारे चेहरे से ही पता चल जाता है एक साल थोड़ा कम सिलेक्शन हुआ है। बट कभी अगर इनका सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो इनके मतलब चेहरे पे थोड़ा सा भी सिकन नहीं होता था कि मतलब हम हार गए हैं। सेम स्माइल, सेम ये पता करना मुश्किल हो जाता था। और बट ये था कि फिर अगली बार उसी मेहनत से मतलब क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसका कोई मतलब ये नहीं था, बस ये है कि हमको आगे करना है। इस चीज़ के लिए जो है हम इनको मतलब लाइफ लॉन्ग याद रखेंगे। आप इतना ज़्यादा दुखी ना हो जाए कि उसका इफेक्ट अगले पे पड़े। 2020 का हमारे ख्याल से लॉकडाउन था, उस समय 8 बजे रात का समय था जब एक सेकेंड स्टूडेंट हमको फ़ोन करके बताई कि हमारा 8 रैंक यूपीपीएससी में आया और संजीता शर्मा कोई टॉप की है। हम बिल्कुल डेड श्योर हो गए कि कौन है। तो विदाउट एनी टेकिंग मोर टाइम आई रिक्वेस्ट संचिता शर्मा टू गाइड द स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री ऑप्शनल, एंड इन जनरल शी गाइड दोज स्टूडेंट who get successively failure and they become मतलब वो इतने मायूस हो जाते हैं कि उसका इफ़ेक्ट जो है उनके अगले अटेम्प्ट पे पड़ जाता है। तो वैसे स्टूडेंट को भी 4 शब्द अगर संचिता शर्मा की तरफ से गाइडेंस मिल जाए तो उनके लिए भी एक मॉडल बूस्टअप होगा। तो नेक्स्ट संचिता शर्मा। थैंक यू सर। सर ने वैसे ज़्यादा बोल दिया अब, लेकिन मैं अपने आप को अब इंट्रोड्यूस करती हूँ। मेरा नाम संचिता शर्मा है। मैंने यूपीपीसीएस 2020 के एग्ज़ाम में फर्स्ट रैंक प्राप्त किया था और उसी साल मेरा सिलेक्शन हुआ था इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में। और अभी मैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस देहरादून में एज ट्रेनी काम कर रही हूँ। पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि मेरी प्रिपरेशन में आर.के. सिंह सर का बहुत ज़्यादा हाथ था, बिकॉज़ उन्होंने उस टाइम पे गाइडेंस दिया था मुझे जब मैं उसके बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी मुझे उसकी, बिकॉज़ मैं सक्सेसिवली एक के बाद एक अटेम्प्ट्स दे रही थी और केमिस्ट्री ऑप्शनल से ही दे रही थी, बट मैंने कोचिंग नहीं लिया था, तो मैं सेल्फ प्रिपरेशन ही कर रही थी। तो सेल्फ प्रिपरेशन के दौरान ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं या हम नॉलेज हम एडिक्टिव हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो हम जो बुक हम सुनते हैं कि अच्छा इस टॉपिक के ऊपर ये वाली बुक है तो हम उसको पढ़ने लग पड़ते हैं, उसके बाद दूसरी बुक मार्केट में आई तो उसको देखने लग पड़ते हैं। तो ऐसा करके मैंने केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा इन डेप्थ पढ़ लिया था, बट बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ें भी पढ़ ली थी। तो इसके चलते मैं 2016 में जब पहली बार मैंने प्रीलिम्स दिया था तो मेरा प्रीलिम्स तो क्लियर हो गया था, तो मेरे इतनी ज़्यादा ऑप्शनल प्रिपेयर्ड नहीं था। तो मैंने वहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट की केमिस्ट्री की। मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किया आर.के. सिंह सर के पास, बट आई नेवर वेंट टू गिव दोज एग्ज़ाम्स। 1-2 एग्ज़ाम्स देती थी तो डीमोरलाइज हो जाती थी, तो उसके बाद लिमिटेड नॉलेज के साथ मैं नहीं दे पाई। उसके बाद मैं
हर साल मेंस लिख रही थी और बिना कोचिंग लिए एग्ज़ाम लिख रही थी, तो वो कंसिस्टेंटली दिख रहा था मेरे प्रिपरेशन में, एग्ज़ाम्स में जो आ रहा था। फिर मुझे सर ने ही सजेस्ट किया कि व्हाई नॉट आई जॉइन हिज इंस्टीट्यूट। तो मैंने 2019 में सर से कोचिंग लिया था एंड उसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करने में। इतना रैंडमली हम पढ़ लेते हैं तो उसमें कौन सी चीज़ उठानी है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, वो सर ने गाइड किया। जैसे सर पढ़ाते हैं तो वो हाईलाइट करते रहते हैं कि ये वाला टॉपिक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। PYQs के सर ने सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए हुए हैं और जो सर के ट्यूटोरियल्स भी हैं वो PYQs के ही उठाए हुए क्वेश्चंस है, तो वो हमें एक ही जगह एक टॉपिक के क्वेश्चंस मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने को। तो ऐसे करके बहुत सारे टॉपिक्स हमारे प्रिपेयर होते जाते हैं लेस एफर्ट से, क्योंकि सर ने हमारे बिहाफ का काम काफ़ी कर लिया होता है, तो हमें बस प्रैक्टिस करनी होती है। तो ये तो मतलब मेरा ओवरऑल प्रिपरेशन का वो था कि कैसे मुझे सर ने और इस इंस्टीट्यूट ने सपोर्ट किया थ्रू आउट। तो उसके बाद कमिंग टू द पॉइंट कि मैंने इतने स्ट्रगल के बाद भी ऑप्शनल केमिस्ट्री ही रखा, और पहले भी मैंने केमिस्ट्री ही ऑप्शनल चूज़ किया था। तो उसका मेन रीज़न ये था कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो केमिकल इंजीनियरिंग है। तो ऑल्दो केमिकल इंजीनियरिंग और केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा मिलते नहीं हैं, बट कुछ कुछ सब्जेक्ट्स थे केमिकल इंजीनियरिंग में जो केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के थे। तो एंड मोर ओवर जब मैं IIT JEE की प्रिपरेशन कर रही थी तब भी मेरा केमिस्ट्री के टुवर्ड्स इंक्लिनेशन था। तो रीज़न ऑफ चूजिंग केमिस्ट्री वॉज दिस सोरली माई इंटरेस्ट। सेकेंडली मैं देख रही थी बहुत साल से कि केमिस्ट्री में बहुत अच्छे मार्क्स मतलब लोग ला रहे हैं, उससे सिलेक्शन भी हो रहा है। तो और तीसरा ये कि उसके लिए मटेरियल मार्केट में भी अवेलेबल है। अभिजीत अग्रवाल सर के नोट्स भी हैं और सर तो मतलब हैं ही सर के नोट्स बहुत अच्छे। तो दैट वाज वन ऑफ द रीजंस कि मैंने केमिस्ट्री ऑप्शनल रखा। और इसके अलावा मैं स्टूडेंट्स को यही बताना चाहूँगी कि जो जो सर जैसे जैसे पढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे आप ट्यूटोरियल्स करते रहो और सर के नोट्स पढ़ते रहो। मतलब मोटा मोटा उसी से ही क्वेश्चंस आते हैं या उसी की टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको सर के नोट्स बहुत अच्छे से करने हैं, साथ साथ ट्यूटोरियल्स। इसके अलावा आपकी जो रिवीजन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सर जैसे पढ़ा के जाते हैं, अगर आपने उसको रिवाइज़ नहीं किया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का। तो एक बार नहीं बहुत बार पढ़ना पड़ता है, स्पेशली जब आप एग्ज़ाम पे जा रहे हैं। तो मेक श्योर कि आपके अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बने हो, जहाँ पे जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो उसमें रिएक्शन मैकेनिज्म है, तो उसके सारे रिएक्शंस एक पेज पे या 2 पेजेस पे लिखे हो और यू हैव रिवाइज देम मैनी टाइम्स बिफोर गोइंग टू द एग्जाम हॉल। तो 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। एक तो ये कि आपका सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। ये नहीं है कि आप कुछ टॉपिक्स छोड़ गए रैंडमली, आपने इतने यू हैव नॉट प्रैक्टिस क्वेश्चन सफिशेंटली। जैसे न्यूमेरिकल्स हैं और फिज़िकल में, या इनऑर्गेनिक के बहुत सारे पार्ट्स हैं जिसको हम बहुत अनइम्पॉर्टेंट समझते हैं, वो ऐसे ही छोड़ जाते हैं हम, बट वी डोंट रियलाइज़ कि वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है और उस पर भी बहुत ज़्यादा मतलब उतना ही फोकस डालना है। तो उसके लिए आप सिलेबस कंप्लीट करिए। दूसरा ये कि आप एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले बार बार अपने नोट्स को रिवाइज़ कीजिए, और हो सके तो शॉर्ट नोट्स स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपके हों, और एक जगह आपने जितना भी फिज़िकल केमिस्ट्री के वो हैं फॉर्मूलाज हैं या डेरिवेशंस हैं, वो एक जगह आपने उसके नोट्स बनाए हों और बस जाने से पहले आप उसको देख जाओ एक बार। तो यही मतलब कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं मैं आपको बताना चाहूँगी। और चौथा ये कि मॉक टेस्ट जो सर करवाते हैं वो बहुत अच्छे हैं। जैसे कोई भी आप टॉपिक कर लेते हैं, जैसे एक तो मॉक टेस्ट जो सेक्शनल होते हैं वो, और उसके बाद जो मेंस के दौरान होते हैं वो भी, तो दोनों को करना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि आपको अपना एक तो पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन का क्या लेवल है, दूसरा ये कि क्या आप 3 घंटे में वो सारे टॉपिक्स मतलब क्वेश्चन जो हैं सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। द रीज़न इज़ कि हम पढ़ तो सब लेते हैं और हमें लगता है कि हाँ ये सब चीज़ें आ रही हैं, बट एग्ज़ाम प्रेशर में क्या हम उस चीज़ को लिख पा रहे हैं, और दूसरा क्या हम उतने इफ़ेक्टिवली अपनी बात प्रेजेंट कर पा रहे हैं पेपर में।
जैसे सर बताते रहते हैं क्लास में कि कहाँ कहाँ डायग्राम्स बनाने हैं, कहाँ पे थ्योरम्स कहाँ पे मतलब डिराइव करके फॉर्मूला, जब डायरेक्टली फॉर्मूले को यूज़ करके आपको आंसर नहीं, न्यूमेरिकल को नहीं सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको वो लिखना है। तो वो सब चीज़ें आप क्या एग्जाम प्रेशर में वो लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं, इस चीज़ का टेस्ट हो जाता है जब आप मॉक टेस्ट देते हो। तो ये बात रही। इसके अलावा आप कुछ रेफरेंस मटेरियल भी यूज़ कर सकते हो। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप पूरी शर्मा पठानिया को सप्लीमेंट कर सकते हो सर के नोट्स के साथ, उसमें न्यूमेरिकल्स दिए रहते हैं। और इसके अलावा आपका KL कपूर के कुछ टॉपिक्स हैं जो आप कर सकते हो, जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स काफ़ी वास्ट टॉपिक है, उसमें ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करना, बस सर के नोट्स में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको ले लेना, और जो PYQs के बेस पे जो न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं उसी पैटर्न के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर लीजिए KL कपूर या कोई भी और बुक के साथ। फिर बायो इनऑर्गेनिक का जो टॉपिक है उसके लिए आप अभिजीत अग्रवाल सर के नोट्स फॉलो कर सकते हो, या सर भी सप्लीमेंट मटेरियल देते हैं, आप उसको कीजिए। और उसके बाद कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हुई से कर सकते हो, या आई थिंक सर के नोट्स भी सफिशिएंट हैं उसके लिए। और थोड़ा सा जो टॉपिक नहीं भी होगा तो आप उसको अभिजीत सर के नोट से कर सकते हैं। उसके अलावा आपका जो सेकंड पार्ट आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो तो प्योरली आई थिंक सर के नोट्स प्रैक्टिस दैट इज सफिशिएंट। लेकिन जगदम्बा सिंह आई थिंक पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए कालिया करके बुक है। तो ये आई थिंक प्रैक्टिस के लिए सफिशिएंट क्वेश्चंस मिल जाते हैं आपको। और अगर आपको फिर भी और करना है तो क्लेडन जैसी बुक्स हैं जो आपको और क्वेश्चंस दे सकती हैं। बट आई थिंक जितना सफिशिएंटली सर के नोट्स को जितना आप रिलीजियसली करोगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। और उसके अलावा सर कुछ बीच में टिप्स देते रहते हैं, तो आप उन टिप्स को अगर आप कैच कर लेते हो कि आप ये वाले टॉपिक्स इन बुक से कर लेना, तो डोंट मिस आउट ऑन दोज पॉइंट्स, क्योंकि उस टाइम पे कभी कभी हम बहुत थके हुए होते हैं या सो रहे होते हैं क्लास में, तो वो मत करना। तो इस तरह से आई थिंक यू कैन गेट वेरी गुड मार्क्स इन केमिस्ट्री। इसके अलावा जो सर ने बात बोली है कि बार बार फेलियर होने के बाद भी आप हिम्मत ना हारना, तो आई थिंक वहीं पे ही हम लूज आउट कर जाते हैं या वहीं पर ही हम सक्सीड कर जाते हैं। वो एक बहुत फाइन लाइन होती है, क्या आप उस प्रेशर को सस्टेन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। वो बोलते हैं ना कि जैसे व्हेन द गोइंग गेट टफ ओनली द टफ गेट गोइंग। तो वही बात है कि जितना टफ होता रहता है तो आपको बहुत चीज़ें आप सीख भी रहे होते हो उस प्रेशर में। तो बस आप सीखते रहो और अपना फोकस जितना आप रखोगे दिमाग में कि आपको बस एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो आपको बाकी डिस्ट्रैक्शंस इतनी ज़्यादा दिमाग पे हावी नहीं होंगी कि मतलब बाकी लोगों के जॉब्स लग रहे हैं, बाकियों की लाइफ साइकिल बहुत आगे से बढ़ रही है, बट आप वहीं के वहीं हैं। बट आई थिंक बहुत अपनी प्रिपरेशन को बार बार मुड़कर देखना कि अच्छा पिछली बार ये गलती की थी तो इस बार ये गलती नहीं करनी है। आप एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं लेकिन अगर आप उससे कुछ सीख नहीं रहे हैं फेलियर के बावजूद भी, तो आई थिंक आप यू आर लूजिंग आउट ऑन टू मच ऑफ रिसोर्स विच इज़ अवेलेबल विद यू। तो मेरे साथ ये होता था कि जब भी मैं एग्ज़ाम देकर आती थी तो आई यूज़ टू इंट्रोस्पेक्ट अलॉट कि कहाँ पे गलती हो रही है। जैसे पहले एग्जाम्स में तो ऑप्शनल में गलती हो रही थी तो मैं बार बार ऑप्शनल पे ही काम कर रही थी, बट ओवर द टाइम मुझे समझ आया कि कैसे उसको रेक्टिफाई करना है। ऐसे ही जो एसे राइटिंग है या आपका GS है, एथिक्स है, कुछ भी है, तो उसमें देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप टू इम्प्रूव। एक्चुअली हम ये सोचते हैं कि हमारी जो प्रिपरेशन फुल फ्लेज्ड है उसमें कोई स्कोप ही नहीं है इम्प्रूवमेंट का, बट ऐसा नहीं होता है। आपको बहुत सारे लूपहोल्स होते हैं, शायद वहीं पे ही हम फेल कर रहे होते हैं और वहीं पर ही दूसरा पिकअप कर रहा होता है। तो अगर हम वो पॉइंट्स को कैच कर लें एंड वी आर वेरी मच ओपन टू एक्सेप्ट आवर फ्लॉज एंड embrace our failures also so that we learn from them, तो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और फेलियर्स ही आई थिंक बाद में याद रहते हैं, सक्सेस तो झटके में मिल जाती है। तो हम जब व्हेन यू लुक बैक यू सी दैट बहुत सारे बेंचमार्क्स आपने क्रॉस किए हैं एंड यू हैव बीन स्ट्रॉन्ग थ्रू आउट, तो वो अपने में ही एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देते हैं अपने आप में कि नहीं मतलब यू कैन ऑल्सो डू। तो आई थिंक यही मैं बोलना चाहूँगी कि खास करके वो लोग जो बहुत अटेम्प्ट्स दे चुके हैं एंड दे हु वांट टू क्विट, I think it's important to it's high time to introspect rather than blaming on other things कि ये नहीं हो रहा है वो नहीं हो रहा है। तो अगर आप इंट्रोस्पेक्ट ऑब्जेक्टिवली करेंगे और फेयरली करेंगे एंड यू आर वेरी ओपन टू योर ओन मिस्टेक्स, आई थिंक सक्सेस इज नॉट वेरी फार अवे। तो आई थिंक आई एम द एग्जाम्पल ऑफ इट। तो विद दिस आई वुड लाइक टू क्लोज माई कॉन्वर्जेशन। थैंक यू वेरी मच।